कैसे हो माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है मेरी इस फर्स्ट वीडियो में। हम आज स्टडी करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। जी हाँ, मैं आज रिवीजन कर रहा हूँ तो आपके साथ रिवीजन करूँगा। जैसे मैं रिवीजन कर रहा हूँ वैसे आप रिवीजन कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ आपका सीए में जो भी आपका लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, जो भी पोर्शन है, जो भी पूरा सिलेबस है, वो फास्ट ट्रैक से आप रिवाइज कर सकते हो। और अगर आप कुछ कोई और मेथड से कर रहे हो तो आप मुझे भी बताना, मुझे भी आप सजेशन देना कि यार मैं भी कैसे प्रिपरेशन करूँ। जी हाँ, तो चलो हम रिवीजन करते हैं एक साथ। हाँ, तो क्या तो आपको सभी को पता है कौन सा एक तो भाई हमारा वो सिलेक्ट हो गया। ओके, हमारा सेकंड चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ, ये हमारा नया वाला मॉड्यूल मैंने डायरेक्ट पीडीएफ से ही लिया है। तो ये इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हाँ, इनकी आपकी ईयर तो आपको सभी को पता ही होना चाहिए कि अगर आप, हाँ, आप कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आप मई अटेम्प्ट देने वाले हो या फिर जान अटेम्प्ट। मैं तो जान अटेम्प्ट दे यानी कि जनवरी वाला अटेम्प्ट देने वाला हूँ, क्योंकि मेरा अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये वीडियो खास मैंने मई वालों के लिए बनाई थी कि भाई मई में कैसे रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन में हम, आपको पता होता है कि रिवीजन कब होता है, जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा। यानी कि आपने ये चैप्टर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो 30 to 36 मार्क तक, यानी कि इतनी वेटेज रखता है हमारे फाउंडेशन पर। तो फाउंडेशन लेवल पर ये बहुत ही अच्छा वाला चैप्टर है, बहुत ही वेटेज अच्छी है इसकी, और एक कवर अप भी ज़्यादा करता है और बहुत बड़ा चैप्टर है। ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं इनमें से, मुझे पता है, मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन मैंने सोल्व किए थे। तो इनमें आपको सबसे पहले कौन सा यूनिट आपको फर्स्ट यूनिट रहता है। हाँ, रिवीजन कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि रिवीजन फास्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमें रिवीजन में उतने मैक्सिमम टाइम में, सॉरी, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें हमें कवर करनी होती है। तो मैं इधर उधर की बातें नहीं बताता, डायरेक्टली हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन कैसे होता है, तो रिवीजन में हम यही देखते हैं कि यूनिट 1 है, आपको पता ही है कि यूनिट 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उनमें क्या, तो कि ये वाला जो यूनिट का ओवरव्यू होता है वो हमें हमेशा रिवीजन के टाइम पर हमें एक बार तो इनको देखना है, क्योंकि इसमें सारे यूनिट के ओवरव्यू यानी कि इनके जो भी टॉपिक है वो हमें रिमाइंड हो जाते हैं, जिससे हमारे माइंड में एक बार एक लाइट आ जाती है कि भाई हल्की से हमें इमेजिनेशन क्रिएट होने लगती है कि हमने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ा था। हाँ, तो आपको पता होता है कि भाई जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहले क्या आता है कि व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है क्या, उनके बारे में हम पता करते हैं। बाद में एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट के जो भी चीज़ें हैं तो वो हमें बाद में मिलती है। बाद में एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उनके एलिमेंट्स के बारे में हमें पता चलता है। जी हाँ, राइट। बाद में आता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बाद में हमने सीखा था, क्या सीखा था कि कौन से टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हाँ, कौन से टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और उसके बाद हमने जो भी ये वाला जो पोर्शन है एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उनके सब डिपार्टमेंट ज़्यादा पढ़ते हैं। आपको पता होता है कि हमने सीखा था कि भाई एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी दोनों का मिक्स बनते हैं, दोनों जब भी मिक्स होते हैं तब बनता है कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, क्योंकि फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, तो आपको पता होता है कि जब भी हमें पेड़ उगाना होता है तो उसके लिए हमें बीज बोना पड़ता है। हाँ, उनके लिए हमें बीज बोना पड़ता है, तो वो भी बीज कौन सा है, वो एग्रीमेंट है। कि अगर एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट की एक्सेप्टेंस होती है, और वो भी एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है, तभी हमें तभी हम कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन तक पहुंच सकते हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट तक हम पहुंच सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी फर्स्ट स्टेप नहीं होता, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमारे पास एग्रीमेंट होना चाहिए। यानी कि हम किसी के साथ भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उनके बीच कोई ऐसी कंडीशन है कि कंडीशन हम रख रहे हैं, या फिर ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे हमारे बीच एक एग्रीमेंट क्रिएट हो जाए। हाँ, वो एग्रीमेंट हमारे लिए इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि हमारे लिए लीगली है। यानी कि हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनके लिए लीगल है, उनके अंदाज से हमारे ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उनके मुताबिक हमें जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लीगल है। तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, उसमें भी क्या आता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हाँ, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस किसका डिपार्टमेंट है, तो वो एग्रीमेंट के, कि एग्रीमेंट कब बनता है। हाँ, एग्रीमेंट कब बनता है, तो एग्रीमेंट कब बनता है, जब हम ऑफर देते हैं और उस ऑफर की एक्सेप्टेंस है। हाँ, ये वाली ऑफर वो वाली ऑफर होती है कि जब भी आप देखते हो कि हम कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर पर देखते हैं, कहीं मीशो, फ्लिपकार्ट वगैरह कई जगह पर अभी 75% ऑफ, 50% ऑफ, 20% ऑफ, वो एक ऑफर चलती है, वहाँ पर ऑफर चलती है। तो उस ऑफर को आप एक्सेप्ट करते हो कि जो आपने कंडीशन रखी है
उस कंडीशन को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तब हमारे बीच एक एग्रीमेंट बनता है। वो एग्रीमेंट जब भी हम एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है, तो वो हमारे हम दोनों के बीच, यानी कि जो भी ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर, माना कि अभी शॉपिंग सेंटर में वो सारे एक्ट अवेलेबल नहीं, क्योंकि वो एक अभी कंडीशन है कि उन पर कोई प्रॉपर एक्ट, यानी कि उनके लिए कोई प्रॉपर कानून नहीं बना गया, क्योंकि ऑनलाइन कभी फ्रॉड वगैरह भी होता है। तो हम ऑफलाइन मॉल या फिर शॉपिंग सेंटर सजेस्ट करते हैं कि इमेजिनेशन की वहाँ पर जो भी हमारे लिए ऑफर चल रही है, कि आपको इतनी ऑफर यहाँ दिवाली फेस्टिवल के लिए है, तो ये ऑफर सिर्फ इतने इतने टाइम तक वैलिड है। तो उनको आपने एक्सेप्ट किया कि कोई बात नहीं, इतने टाइम तक वैलिड है, मैं इस ऑफर में मैं ये कोई चीज़ें भी परचेस कर रहा हूँ। तो वो जब आपने उससे एक्सेप्ट किया, वो सिचुएशन को आपने एक्सेप्ट किया, तब आप दोनों के बीच, यानी कि जो आपका, जहाँ से आप उस चीज़ को परचेस कर रहे हो, हाँ, उस चीज़ यानी कि उस दुकानदार के बीच और आपके बीच, आप एज ए कस्टमर तरीके, एज ए कस्टमर के बीच आपको, दुकानदार और सेलर और कस्टमर के बीच एक एग्रीमेंट, यानी कि ऑफर हुआ, उस ऑफर को कस्टमर ने एक्सेप्ट किया, तब क्या बना, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट के बाद क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये मैंने थोड़ा ज़्यादा मैंने डिप में ले लिया, बट रिवीजन कर रहे हो तो हम डायरेक्टली ऐसे ऊपर ऊपर से देखेंगे, क्योंकि हम रिवीजन के लिए हमें सिर्फ एक बार रिमेंबर करना है। तो क्या, तो भाई लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर, हाँ, कि लीगल रूल्स क्या होते हैं वैलिड ऑफर के लिए। काइंड्स ऑफ ऑफर के, काइंड्स ऑफ ऑफर कौन से टाइप होते हैं। एसेंशियल ऑफ प्रपोजल, आप किसी को भी प्रपोजल दे रहे हो तो उनके कौन से एसेंशियल है। कॉमन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर की कम्युनिकेशन किस टाइप से रहते हैं। लीगल रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस के, लीगल रूल्स कौन से है कि आप वैलिड एक्सेप्टेंस के, जो भी आप ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो वो आपके लिए वैलिड है या नहीं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेशन, सॉरी एक्सेप्टेंस, यानी कि आप जो भी एक्सेप्ट कर रहे हो उनके बीच की कम्युनिकेशन किस टाइप की होती है, राइट। हाँ, आपको थोड़ी मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ। हाँ, तो मैं गुजरात से, पर बट आप हिंदी में अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो चलता है। तो यहाँ पहले कुछ नहीं है, अभी कॉन्ट्रैक्ट लॉ बिफोर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी, जब भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ था, पहले जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना, उनसे पहले क्या क्या की जर्नी थी, वही हम यहाँ देखें। तो रिवीजन में अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 1.1, यानी कि व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट, तो आप सभी को पता होता है क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, हाँ, क्या एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है वही कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, अभी आपको माइंड में क्वेश्चन आता होगा भाई कि एग्रीमेंट क्या है। तो आपने, मैंने बोला ना कि अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, ना कि फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम हम स्टडी नहीं कर रहे, इसीलिए उतना डीप नहीं, आपको पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो कुछ नहीं, हम रिवीजन में स्टार्ट कर रहे हैं कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इनका सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन 2 क्लॉज एच है। हाँ, आप अगर सेक्शन रिमेंबर कर रहे हो तो आपके लिए अच्छी बात है, और अगर आपको सेक्शन अच्छे से याद नहीं रहते तो भी चलता है। हाँ, तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, क्या, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की वन लाइन डिफिनेशन है, एन एग्रीमेंट एंड इट एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, उसी में आ रहा है एग्रीमेंट। ओके, हाँ, उसी में फर्स्ट स्टेप कौन सा है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, तो एग्रीमेंट, द टर्म एग्रीमेंट गिवन सेक्शन 2 क्लॉज ई, 2 क्लॉज ई की, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई में हमें एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। क्या बोल रहा है कि एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, यानी कि हर प्रॉमिस और हर प्रॉमिस का समूह, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। क्या, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, हमारे लिए ये IMP है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि भाई एग्रीमेंट की ही हमें डेफिनेशन पता नहीं है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच कैसे सकते हो। दिस इज अ फाइनल स्टेप एंड फर्स्ट स्टेप। हाँ, तो ये छोटे छोटे चीजें ही हमें CA लेवल तक पहुंचाती हैं। सेक्शन 2 क्लॉज बी क्या बोल रहे हैं कि डेफिनेशन प्रॉमिस, प्रॉमिस की डेफिनेशन, हमने एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखी कि भाई एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉरगिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अभी उसमें प्रॉमिस है तो हमें प्रॉमिस क्या होता है वो पता नहीं होता। तो प्रॉमिस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, देखिए, व्हेन द पर्सन वूम द प्रपोजल, क्या, व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made to be signifies his assent that the proposal is said to be accepted and proposal when accepted becomes a promise। क्या बोल रहा है, यही कि हमें जब भी हम प्रॉमिस, यानी कि व्हेन द पर्सन, जो कोई भी पर्सन है
व्हेन द पर्सन whom द प्रपोजल, किसी को भी प्रपोजल दे रहा है तो मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट्स, कि वो जब भी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उनके मुताबिक, यानी कि वो अपनी इच्छा से उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, तो व्हेन द पर्सन, क्या व्हेन द पर्सन, कीवर्ड्स क्या है, व्हेन द पर्सन whom द प्रपोजल, प्रपोजल जब उनमें बाद कीवर्ड्स कौन सा, सिग्निफाइज हिज एसेंट्स, signifies his assets there to the proposal is said to be accepted। उसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड किसे बोलते हैं, जब भी वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है अपनी मर्जी के मुताबिक, ना कि किसी के प्रेशर से, तो उसे बोलते हैं हम एक्सेप्टेड। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तभी हम उसे बोलते हैं बिकम्स अ प्रॉमिस, यानी कि उन्हें प्रॉमिस बोलते हैं। अब प्रॉमिस में दो डेफिनेशन आ चुकी है, कौन सी, एक्सेप्टेड की और प्रॉमिस की, दोनों की। एक्सेप्टेड कब होता है, जब वो प्रपोजल, जो भी प्रपोजल था वो उस प्रपोजल हम, जब वेन द पर्सन, यहाँ बोल रहा है कि वोम द प्रपोजल, जिस भी इंसान को हम प्रपोजल दे रहे हैं किसी भी बात के हम ऑफर, यानी कि कुछ प्रपोजल दे रहे हैं कि भाई ये बात तुझे करनी है, तभी वो बात पर वो अपनी थॉट के मुताबिक चर्चा कर रहा है कि भाई ये भी जो भी बात मुझे ये ऑफर दे रहा है, या फिर ये कुछ भी मुझे बोल रहा है कि भाई तुम ये बात करो या फिर ये करो, तो ये मेरे लिए एक ऑफर है, तो मैं उस पर कुछ चर्चा विचारणा करके मैं वो ऑफर को, प्रपोजल को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको प्रपोजल दी कि आप मेरे वीडियो देखो और मेरे साथ रिवाइज करो, तो आपने एक्सेप्ट किया कि भाई नहीं मैं इसके साथ रिवाइज करूँगा, तो आपको मेरी रिवीजन की मेथड आपको पसंद आती है, तो आप बोलते हो कि नहीं भाई मैंने इस रिवीजन को, मुझे पसंद आई है तो मैं इसकी वीडियो आगे देखूंगा, तो आपने मुझे प्रॉमिस किया कि आप मेरी वीडियो को देखोगे और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करोगे और सब्सक्राइब भी कर लोगे। तो ये सभी एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि मैं जब भी ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम पे दे रहा हूँ तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म और मेरे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि मेरी वीडियो हर में उस स्टूडेंट तक पहुँचे और कुछ भी मिस यूज ना हो। तो वैसे ही एक्सेप्टेंस होता है। बाद में आगे क्या बोल रहा है कि व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, वही डेफिनेशन को स्टेप बाय स्टेप हमें अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो आप सभी को पता होता है। बाद में क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कब बनता है भाई, ऑफर प्लस प्रपोज, सॉरी, ऑफर और प्रपोजल, और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन और प्रपोजल और ऑफर चारों को मिक्स करके बनती है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। क्या, enforceability by law, an agreement becomes a contract must give rise to a legal obligation which means a duly enforceable by law। क्या, enforceability में मीन्स कि जब भी हम एग्रीमेंट करते हैं, तो एग्रीमेंट जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनने की तैयारी में होता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनने तक का कब बनता है, जब वो लीगल ओब्लिगेशन में होता है। लीगल ओब्लिगेशन मस्ट मीन्स ड्यूली इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, की जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कि जो भी हमारे कायदे कानून है, जो भी हमारे कायदे कानून है, उनसे उनके लिए वो लीगल है। कायदे कानून के बीच उनकी नज़रिए से हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लीगल है। वो लीगल होता है तभी हम उस एग्रीमेंट को इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ बोल सकते हैं। हाँ, अगर इनलीगल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाता, इसीलिए हम आपको पता है कि कोर्ट कचहरी के बाद में हमें धक्के खाने पड़ते हैं। तो यही, तो बाद में कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, तो कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है कि भाई एग्रीमेंट है प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। कब बनता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। हाँ, पेज में आपको थोड़ा सा बिक कर देता हूँ, मुझे लास्ट में पता चला। ओके, अभी आपको शायद अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, राइट। यही कुछ केस स्टडी वगैरह एग्जांपल्स आप एग्जांपल्स देख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि ए एग्रीज टू बी टू सेल अ कार, यानी कि ए एग्री हुआ बी को सेल करने के लिए कार 2 लाख की। बी हर ए इज अंडर टू ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी and B has the right to be receive and car to payment to 2 lakhs, and also B is under an obligation to pay 2 lakhs and A is right to be receive 2 lakhs। यानी कि जब भी ए एग्रीज हुआ बी को कि भाई मैं तुम्हें अपनी कार 2 लाख में बेचूंगा, तो ए ने भी एक्सेप्ट कर लिया और बी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं तुम मुझे 2 लाख दो, मैं तुम्हें कार दूंगा। बी ने कहा कि मैं तुझे 2 लाख दूंगा, तुम मुझे कार दोगे। तो दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो चुका है और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। क्यों, क्योंकि दोनों के लिए वो लीगल है क्योंकि एक दे रहा है कंसिडरेशन, दोनों को मिल रहा है कि भाई कार के बदले 2 लाख मिल रहे हैं, और बी को 2 लाख के बदले एक कार मिल रही है, तो दोनों चीजें राइट है।
तो ये वाला एग्जांपल आपको पता होता है। बाद में आ रहा है एग्जांपल नंबर 2 कि भाई फर्दर प्रॉमिस हिज सन्स टू पे हिम पॉकेट अलाउंस कि 500 पर एवरी मंथ, बट ही रिफ्यूज टू पे लेटर, यानी कि बाद में वो अपने बेटे को पैसे नहीं दे रहे। सॉरी बैटरी क्लोज, कोई बात नहीं, एक बार चार्ज कर रहे हैं। ओके जी, रिवीजन के टाइम पर बैटरी चली जाए और लाइट ना हो, बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं, अभी लाइट है तो चलेगा। चल गया। क्या बोल रहे थे? एग्जाम्पल नंबर 2, जल्दी जल्दी हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है। यहाँ तक 15 मिनट हो चुकी है। और कुछ दिख रहा है नहीं? एग्जाम्पल नंबर, ओके ओके, आ चुका है। डिफरेंस बिटवीन, जहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट डिफरेंट बिटवीन क्या बोल रहा है कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन, यानी कि बेसिक हमें लिखने होते हैं। आपको पता ना हो तो मैं बोल देता हूँ कि जब भी आप डिफरेंस बिटवीन लिख रहे हो तो आपको बेसिक लिखने होते हैं, ताकि पेपर चेकर को आपको ऑलरेडी ऊपर ऊपर से पेपर जब भी वो चेक कर रहे हैं तो उनको पता हो कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो हाईलाइट्स होते हैं और ये बेसिक है वो भी हाईलाइट्स होते हैं। तो उनको क्या लेटी टू लेटी यानी कि वर्ड टू वर्ड पढ़ने की यानी कि रीड करने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो आप जितना भी क्लीन और अच्छे से पेपर लिखते हो तो 5 मार्क तक आपको ऐसे ही मिल जाते हैं कि भाई पेपर चेकर को लगता है कि नहीं, जिसने भी लिखा है पेपर उसने अच्छे से मेहनत की होती है, तो वो हैप्पीली अपने पेन दिल खोल के मार्क देते हैं। क्या? तो डिफरेंस बिटवीन क्या बोल रहे हैं भाई? एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच डिफरेंस क्या है? तो सब बोल रहे हो भाई कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट के बीच डिफरेंस क्या हो सकता है? भाई एग्रीमेंट से ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। नहीं, ऐसा नहीं, दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जैसे कि मीनिंग से लेते हैं। मीनिंग से क्या लेते हैं? ओके, तो भाई एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्या? फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी कि प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन दोनों मिलके होते हैं एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी वो दोनों मिलकर बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ओके, स्कोप, दोनों के स्कोप, क्षेत्र कितने हैं कि वो उनकी बाउंड्री कितनी है, तो इट्स अ वाइडर टर्म्स इंक्लूडिंग बोथ लीगल सोशल एग्रीमेंट, बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट की उनकी एग्रीमेंट की बाउंड्री कितनी है कि भाई सोशल एग्रीमेंट भी चलता है और लीगल एग्रीमेंट भी चलता है, कि यानी कि मैं अपने बेटे के साथ कुछ एग्रीमेंट कर रहा हूँ तो भी चलेगा, अपने कोई भी सिस्टर या फिर अपने कजिन्स के साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ तो भी चलेगा। तो उनकी वाइडर है, यानी कि वो उनकी जो भी बाउंड्री है वो बड़ी है। बट कॉन्ट्रैक्ट की बाउंड्री थोड़ी थोड़ी वाली छोटी है, क्योंकि उसमें कुछ इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ चलता है, क्योंकि एग्रीमेंट इनलीगल भी हो सकता है। हाँ, बट वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता, क्योंकि वो इनवैलिड लगता है, क्योंकि भाई वो भी कुछ अलग सी बात है भाई, हमारे लिए लीगल नहीं है। बट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है भाई? वो नैरो सेंस विद द स्पेसिफिकेशन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। अच्छा, लीगली इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है, हाँ। और उसमें भी कभी कभार ऐसे होता है कि भाई रिलेशन बिटवीन चलता है भाई, अपना आप आगे टॉपिक देखते हो, जैसे कि हाँ, हाँ कि हमें अपने बेटे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और उनमें कुछ भी चल रहा है, कुछ दिक्कत आती है और मैं फ्यूचर में वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर पाता, तो मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन है, वो मैं मेरा बेटा है और मैं उसका पापा हूँ। हाँ, फिलहाल किसी का पापा नहीं हूँ, अभी स्टूडेंट ही हूँ आपकी तरह। बट जैसे एग्जाम्पल के लिए लीगल ऑब्लिगेशन क्या बोल रहा है? लीगल ऑब्लिगेशन ये बोल रहा है कि इट मे नॉट क्रिएटेड लीगल ऑब्लिगेशन एंड एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू बी पार्टीज। क्या? इट मे नॉट क्रिएटेड लीगल ऑब्लिगेशन, अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट होता तो एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स ऑफ पार्टीज, की पार्टीज दोनों पार्टीज को अच्छे वाले राइट्स नहीं मिलते। ओके, necessarily create a legal obligation. A contract always grants certain rights of every party. Okay, necessarily create a legal obligation, की legal obligation होना वो necessarily है, और कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफ से always grant certain to create राइट्स ऑफ दोनों साइड की जो भी है पार्टीज है, जितने भी लोग के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुए उन सभी को मिलता है। नेचर कौन सा है एग्रीमेंट का? नेचर कौन सा है? तो एग्रीमेंट का नेचर कॉन्ट्रैक्ट जैसा नहीं है भाई। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ओके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनता कब है? कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से ही बनता है, यानी कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट नॉट ऑल एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके,
आई होप कि मैंने जो आपको अंडरस्टैंड किया है वो आपको पता चला। मुझे तो सिर्फ रिवीजन करे, आप भी मेरे साथ ऐसे ही रिवीजन करते हो तो पता होता है कि आपने हम 1.2 तक आ चुके। एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स हमें यहाँ जितने भी टॉपिक दिए वो हमें पढ़ने हैं, तो इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्पीड में पढ़ेंगे। तो भाई एज अ गिवन बाय सेक्शन 10, यानी कि सेक्शन 10 को आपको पता होता है कि स्पेशल सेक्शन है हमारे लिए, और याद रखने के लिए भी हमारे रिमेंबर भी करना पड़ेगा। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट आ रहा है फ्री कंसेंट, यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट यानी कि दोनों को इच्छा से होना चाहिए, कंपेसिटी ऑफ पार्टीज यानी कि दोनों के बीच अच्छे बातचीत हुई हुई। बाद में लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि कंसिडरेशन दोनों के बीच लॉफुल होना चाहिए, कि कोई भी ऐसे इनलीगल काम ना होना चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट के लीगल ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट करने का मेन पर्पज है वो लीगल होना चाहिए, इनलीगल नहीं होना चाहिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी void, यानी कि एज पर सेक्शन 24 एंड 30 एंड 56, यानी कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी void, यानी कि किसी भी पर्सन को हम डायरेक्टली ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नॉट ही डिक्लेयर की गई, उनके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते वो void हो। एज पर कौन से सेक्शन, तो सेक्शन नंबर 24, 13 एंड 56। तो उसमें बाद में कौन सी चीज हमें साइड में दी है कि नॉट गिवन सेक्शन 2, यानी कि सेक्शन 10 में कौन से ऐसे ऐसी बात नहीं की, बट वो कंसिडर्ड है कि हमें एसेंशियल है कि वो चाहिए ही चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज़ें चाहिए, बट सेक्शन 10 में वो लिखी नहीं है। तो वो कौन सी चीज़ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल के टू पार्टीज, या हाँ क्योंकि टू पार्टीज होनी है लीगल है, क्योंकि मैं अपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भूत के साथ तो नहीं कर सकता। हाँ, अगर मेरे पास कोई चुड़ैल आती है, मुझे बोलती चल हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम हॉरर हाउस बनाएंगे, उस हॉरर हाउस में तो किसी भी पार्टीज को लाएगा और मैं उसे डराऊंगा, वैसे वगैरह कोई कॉन्ट्रैक्ट लगते, तो वो इनवैलिड है, क्योंकि वो कोई ऐसी कोई पर्सन यानी फिर कोई पार्टीज नहीं है, वो सिर्फ इमेजिनेशन है, भूत वगैरह है। बाद में मैं अपने आप से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि भाई मैं अपने आप को हर साल 200 रुपीज दूंगा, दिस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ओके। वैसे ही कम से कम दो पार्टीज होनी आवश्यक है। बाद में बोल रहा है इंटेंशन ऑफ क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, दोनों के बीच एक अच्छी वाली लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होती है। हाँ, जैसे कि मैं किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो यस कि हम दोनों के बीच कुछ ना कुछ जान पहचान बनेगी, लीगल रिलेशनशिप बनेगी। हमारे दोनों के बीच एक ऐसा संबंध यानी कि ऐसे कोई रिलेशनशिप है कि हम एक दोनों को कुछ ना कुछ चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, ओके। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, फुलफिलमेंट्स यानी कि जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है वो सारी पूरी होनी चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, के भाई मीनिंग में क्लियरिटी होनी चाहिए। बाद में पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, के ये जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो पॉसिबल होना चाहिए कि वो हम करें। मैं ऐसे ही बोल दूं कि भाई तू उड़ेगा, बिना पंख के उड़ के दिखा, तू उड़ के दिखा, बिना पंख के उड़ के दिखा, मैं तुझे 1100 रुपये दूंगा, 1100 रुपये दूंगा। मैं बोलूंगा पहाड़ से कूद के दिखा, अगर तू जिंदा बच्चा तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा। ये ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं चलती कि भाई ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई भी ऐसे हवा में उड़ जाता है, शक्तिमान जो शक्तिमान बन के उड़ जाता है वैसा चलेगा, नहीं चलेगा। तो बालवीर वगैरह जो टीवी सीरियल में होते हैं हकीकत में नहीं होता, तो वैसा नहीं चलेगा। तो परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, हम कर सके वैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 में क्या बोल रहा है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, all agreements are contracts is the, it they if they are made by the free consent of the parties competent to contract for lawful consideration and with a lawful object and are the not expressly declared to be void। क्या बोल रहा है सेक्शन 10, क्या बोल रहा है कि जो भी हमें नीचे जो कोई भी कंसिडरेशन दी है वो सभी फ्री कंसेंट से होनी चाहिए। पार्टीज कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट से पार्टीज ने कंपेटेंट किया होना चाहिए। फॉर लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए कि दोनों के बीच लॉफुल कंसिडरेशन है या नहीं वो हमें पता होना चाहिए। विथ अ साथ क्या होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कि हम दोनों का ऑब्जेक्ट यानी कि हम दोनों का जो कोई भी एम है
वो लॉफुल होना चाहिए, आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। जो हम काम कर रहे हो वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर ही नहीं किया गया हो कि वो वॉइड ही है। मैं बोल रहा हूँ कि ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग करते तो वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया हुआ है कि वो इनलीगल है। वो अगर कोई भी हम एग्रीमेंट करते हैं दोनों के बीच अच्छा अच्छा लॉफुल कंसिडरेशन है या फिर कुछ भी हो, बट वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है कि वो वॉइड ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसी कुछ भी बात ना होनी चाहिए। तो जैसे हमने फर्स्ट स्टेप देखा था कि मैक्सिमम क्या होना चाहिए, तो वे मिनिमम हमारे पास टू पार्टीज होनी चाहिए, तो वे वन कॉन्ट्रैक्ट को वन कैन नॉट, यानी कि एक पर्सन वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, कि मैं अपने आप से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ओके। बाद में बोल रहा है स्टेट गुजरात विशेष रामलाल, अच्छा, रमन लाल और स्टेट ऑफ गुजरात दोनों के बीच जब भी केस स्टडी आती है तो आप देख सकते हो कि कौन सी केस स्टडी है, तो उन दोनों के बीच का व्हेन वन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दोनों पार्टनर थे, द एसेट्स ऑफ द फर्म वेर डिवाइडेड अमोंग द पार्टनर्स, द सेल्स टैक्स ऑफिसर wanted to tax this the transaction. It was held that it was not a sale. The partners being the joint owner, those assets those assets cannot be both buyer and seller। ये वाली जो भी केस स्टडी है आप जरूर से याद रख लेना। पार्टीज मस्ट बी इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, तो उसमें क्या होता है कि दोनों के बीच लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होनी चाहिए। देयर मस्ट बी इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ द पार्टीज क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन between them between them। social and डोमेस्टिक टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, सोशल और डोमेस्टिक टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि कोर्ट ने हमें वो एग्रीमेंट हमें करने से मना किया हुआ नहीं चाहिए। हेंस दे डू नॉट रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट का अच्छा होना चाहिए। इसमें भी हमें एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल क्या है कि भाई एग्जांपल नंबर 5 का हस्बैंड एग्रीड टू बी पेज इन his wife certain to amount as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to be paid promised amount. Wife sued him for recovery for the amount. Here is this case. Wife could cannot recover as the as it was a social agreement. Parties did not intend to create a legal relation. बल्फर विसेस बल्फर, दोनों ही बल्फर है, बफेलो नहीं है, बल्फर है। कि कोई भी हस्बैंड था, उनकी वाइफ ने बोला कि तू मुझे हर मंथ एवरी मंथ कुछ मेंटेनेंस यानी कि कुछ भी हमें पैसा देगा, और वो बाद में हस्बैंड आगे नहीं दे रहा, तो दोनों के बीच लीगल रिलेशनशिप है कि दोनों एक बार एक दूसरे आपस में हस्बैंड वाइफ की रिलेशन देख रहे हैं, तो दिस इज द सोशल एग्रीमेंट। ओके, तो वैसे ही चलती है। बाद में चल रहा है एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, आई नो कि आपने रीड किया हुआ होगा, अच्छे से एक नज़र डाल दीजिएगा कि वे मिस्टर Lekhpal promised to pay 5 lakhs to his son of his son's passes. Thus, the exams of passing the exam, the son's claims to the money, or the sons could not recover the it was social agreement। अच्छा, जैसे कि मुझे भी मेरे पापा ने बोला था कि तू जब सीए बन जाएगा तो मैं तुझे अच्छा वाला जो भी आईफोन तभी चल रहा होगा वो मैं तुझे गिफ्ट दूंगा, देखते हैं कितने साल बाद आएगा। मैंने बोला सीए में बन गया तो मैं अपने आप से ही आईफोन ले सकता हूँ, बट कोई नहीं, पापा दिलाएंगे तो अच्छी खुशी। बर्थडे पर, मेरी बर्थडे पर अच्छा वाला आईफोन मिलेगा जब मैं सीए बन जाऊंगा। कब बनेंगे पता नहीं, आई होप कि जैसे रिवीजन स्टार्ट है, जैसे ही मेरी डिसिप्लिन, अभी मैं अपना सिलेबस कवर कर रहा हूँ वैसे ही मैं करता रहूँगा, तो आई नो कि मुझे जनवरी वाला अटेम्प्ट देने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप सभी का मेरा अटेम्प्ट है तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू कि आप ऐसे ही रिवीजन अच्छे से कर रहे होगे। हाँ, अदर फॉर्मेलिटीज, तो तीसरा टॉपिक है अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीट विद इन सर्टेन केसेस। क्या बोल रहे हैं, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी ओके। 22 मिनट यानी कि 20 मिनट तक हो चुका है। अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीट विथ इन सर्टेन केसेस, तो अ कॉन्ट्रैक्ट में बी रिटर्न। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि भाई, और स्पोकन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट दोनों के होता है कि भाई ओरल भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है कि मैं एक दूसरे के साथ बातचीत करके भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ, और स्पोकन भी हो सकता है, सॉरी रिटर्न भी हो सकता है कि मैं हम दोनों एक दूसरे के साथ लिख कर और दोनों के सिग्नेचर लेकर
टाइम, अमाउंट वगैरह कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स लिख कर हम रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि भाई स्पोकन वाला जो भी ओरल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसके लिए कोई प्रूफ नहीं रहता कि बाद में हम अगर कोर्ट में जाते हैं तो बोलेंगे मुझे मेरे फ्रेंड फ्रेंड ने बोला था कि अगर तेरे 90% आए तो मैं तुझे अपनी कार या फिर अपने पापा की कार तुझे गिफ्ट दूंगा। वैसे ही जोश जोश में बोल दिया था। उसने कुछ तभी कोको कोला पी के नशा किया हुआ था, थम्स अप पी के नशा किया हुआ था। अच्छा कोई बात नहीं, थम्स अप पी के नशा नहीं हो रहा, वो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स होती है। तो तभी उसने मुझे बोला था कि तेरे अगर 19% आए सीएम सीएम में लॉ में तूने 100 में से 19 ला दिए तो तुझे मैं अपने पापा की ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर दूंगा, थार गिफ्ट कर दूंगा। मैंने लो में ला दिए 90%। बाद में बोल रहा है मेरे पापा तो नहीं मान रहे, तो मैं क्या करूं। तो तभी उसने मुझे बोला था अगर तभी मैंने उसके पास रिटर्न में उनकी सिग्नेचर ले ली होती, नाम के साथ, डेट के साथ, तो मैं कोर्ट में बता सकता था देखिए मेरी फ्रेंड जिस वो उसके 18 ईयर कंप्लीट होने चाहिए। हाँ आगे पता है कि 18 ईयर कंप्लीट ना हो तो वो कुछ भी बोले, आपको क्या समझना है। मैं तो किसी पागल के साथ बात ही कर रहा हूँ जी। इसे समझ कर छोड़ देना है कि भाई तेरे जब भी 18 ईयर हो गए तब मुझे तू कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एज अ लीगल इफेक्ट्स, there is no difference between written contract and contract made by word of mouth, यानी कि जो भी हम बात करके बनाते हो। बट इन इंटरेस्टेड पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी written, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्टेबल कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, written कॉन्ट्रैक्ट। In case certain contracts, some other formalities have to be complied with to make a agreement legally enforceable. ओके फॉर एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, जो भी आप चाहे तो पढ़ सकते हो। रिवीजन टाइम चल रहा है तो रिवीजन में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फर्स्ट सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग क्या बोल रहा है कि भाई द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वे वेजियस ऑफ इंडेफिनिटी। कुछ इंग्लिश वर्ड्स ऐसे होते हैं पढ़ाई के टाइम ऐसे गले से अटक जाते हैं, माइंड में चलते हैं पर जीभ उनको बोल नहीं पाते। तो वैसे ही इंडेफिनिटी जो मेरे लिए ये डिफिकल्ट वर्ड है, वर्ड वर्ड। ओके चलेगा। फैन ऑफ है क्योंकि अभी एसी वगैरह नहीं स्टार्ट, लाइट अभी आई है तो आपको मेरी वॉइस अच्छे से आई इसलिए। तो एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेजेस ऑफ इंडेफिनिटी। बाद में आ रहा है फिफ्थ टॉपिक, क्या चल रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। तो इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस एन एग्रीमेंट टू डू एंड एक्ट इम्पॉसिबल इफ इट सेल्फ कैन नॉट बी टू इन्फोर्स। क्या बोल रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट के जो भी हमें एग्रीमेंट दे रहे हैं वो परफॉर्मेंस करने के लिए हम कैपेबल होने चाहिए, या फिर वो परफॉर्मेंस जो भी हमें काम वो टास्क दे रहे हैं वो कैपेबल होना चाहिए कि भाई कुछ भी। आप बोल रहे हो कि भाई इतनी कड़कती धूप है तो मुझे बारिश ला के दिखा, तो भाई कड़कती धूप में बारिश कौन ला सकता है। मुझे वो हमारा जो पास्ट में, यानी कि आपको पता होता है कि भाई स्टोरी में हमारे जो पहले के जो भी कुछ इंसान थे वो अपनी शक्ति से कुछ ऐसा गाते थे कि उससे कुछ मेघ मल्हार राग वैसा कुछ बोलते हैं, तो वो कुछ गाते थे तो बारिश हो जाती थी। वैसे मुझे तो कुछ नहीं आता, आपको पता होगा कि मेरी वॉइस बहुत ही डीप और अच्छी खासी मोटी वाली है। कोई बात नहीं, चलता है ऐसा। तो पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि भाई परफॉर्मेंस करने के लिए मैं पॉसिबल होना चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो सब टाइटल थी कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट, उसमें क्या बोल रहा है कि एन एग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स कौन सा है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एग्रीमेंट। यानी कि ऑफर जब भी एक्सेप्ट हो जाती है तब हमें एग्रीमेंट मिलता है। तो एग्रीमेंट क्या है भाई, सेक्शन 2 क्लॉज ई। क्या कौन सा सेक्शन 2 क्लॉज ई, एग्रीमेंट वाला ई। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्या बोला है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मान यानी क्या, आपको पता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लोज बी, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। क्या, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, प्रपोजल जब भी एक्सेप्ट होता है
व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिस की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2+B। फ्री कंसेंट यानी कि दोनों के बीच कोई भी ऐसा प्रेशर ना हो, माइंड में ऐसा कोई टेंशन ना हो, वो इजीली फ्री माइंडली कोई भी डिसीजन ले सके। तो फ्री कंसेंट में टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट विद व्हेन दे आर एग्री टू अपॉन सेम थिंग्स इन द सेम सेंस, यानी कि जो भी दोनों बात कर रहे हैं वो सेम थिंग्स एंड सेम सेंस की मैं बात कर रहा हूँ थार की, और वो बात वो समझ रहे हैं मेरी वाली स्कॉर्पियो। हाँ, मेरे पास थार और स्कॉर्पियो दो कार है। मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा हूँ तू कौन, मैं तुझे, दोनों की दोनों ब्लैक ही है, तो मैं तुझे बोल रहा हूँ तू मेरी काली वाली गाड़ी परचेस करेगा। उनको पता नहीं था, उसने सिर्फ मैं ऐसा ही पता था कि मेरे पास एक थार है। उसको मेरी स्कॉर्पियो के बारे में पता नहीं था, और मैं बात कर रहा था मेरी काली वाली स्कॉर्पियो के बारे में। तो उसने सोचा कि मैं थार की बात कर रहा हूँ, तो उसने बोला कोई बात नहीं, तेरी काली वाली कार मैं परचेस करने वाला हूँ। कितने में? तो मैंने बोला 25 लाख में। तो उसने बोला कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने 25 लाख दिए मुझे, मैंने उनको ब्लैक स्कॉर्पियो दी। उसने बोला ये क्या किया? मैंने तो तेरी थार वाली कार के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, थार की कार के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। तब वो बोलता है तो मैंने क्या, कौन कब बोला कि मैंने तुझे थार वाली कार दूंगा? मैंने तो बोला था काली वाली कार दूंगा, और काली वाली कार तो है। तो उसने बोला नहीं, मैंने तो थार समझ के ही कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो वो दोनों सेम सेंस यार सेम थिंग्स पर एग्री नहीं हुए थे। ओके, अंडरस्टूड, बेटर अंडरस्टूड। आई नो आपने मुझे माइंड से जवाब दिया। उसमें अगर बोले टू डिटरमाइन कंसेंसस एंड इडम, कंसेंसस एड इडम, द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली डिफर्ड। क्या कंसेंसस एड इडम, द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियरली डिफर्ड रेफर्ड। कि हम जो भी बात करने चाह रहे हैं, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके दिमाग तक घुसे, मैं आपके माइंड में घुसे। ओके, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, दोनों की पावर, दोनों की चार्जेस अच्छे से होने चाहिए। नहीं, कैपेसिटी वो वाली कैपेसिटी नहीं, पंखे में फैन में जो कैपेसिटर आता है ना, वो वाला कैपेसिटर, वो वाला नहीं यार। यार इस रिवीजन के टाइम थोड़ा हल्का मुल्का मस्ती मजाक किया करो, यानी कि रिवीजन में आपको अच्छा वाला टाइम मिले और आप बोरिंग ना हो, क्योंकि ये थियरी वाला सब्जेक्ट है, आपको पता होता है कब बोरियत फील हो पता नहीं चलता। The capacity of the parties, capacity to the contract means legal ability of a person to enter into a valid contract. Section 11, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफाइज दैट एवरी पर्सन competent to contract who is of the age of majority according to law which of the subject। आपको पता है, जैसे ही मैंने बोला कि 18+ हो तो ही तेरा कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। बाद में इज ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड मीन्स पागल, तेरे और मेरे जैसे पागल, जिसने सीए सिलेबस इजी है ऐसे सोच के रख लिया, वैसे पागल। मैंने भी सोचा था कि सीए का सिलेबस इजी है, सीए की स्टडी इजी है, तो मैं बहुत ही बड़ा पागल था कि मैंने ये सोच लिया कि सीए इजी है। सीए यार डिफिकल्ट है, बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट। जो भी ऐसा सोच के समझ के लेते हैं कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं इसीलिए मैं सीए कर रहा हूँ, तो भाई इससे अच्छा था तो बिजनेस करके पैसे कमा ले। सीए में पैसे कमाने के लिए बहुत ही मेहनत चाहिए। इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ विच टू विच ही इज सब्जेक्ट। यानी कि ये बोल रहा है कि भाई कोर्ट के द्वारा कोई भी पर्सन, यानी कि कोई भी व्यक्ति को इनलीगल साबित किया गया ना हो, कोई भी क्रिमिनल के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन बी, क्वालिफिकेशन सी, कौन सी तो भाई क्वालिफिकेशन ए वाली जो यहाँ पर हमें बताई गई थी उनकी डिटेल्स दिए हुए, रेफर्स टू द एज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन, दैट इज द पर्सन एंटरिंग टू इनटू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 18 ईयर तक चल सकता है। 18 ईयर तक उनको यही सोचना है कि मैं अपनी इस दुनिया में आया ही नहीं हूँ। 18 ईयर तक वो कुछ भी करेगा चलेगा, करेगा चलेगा। 18 ईयर तक वो कुछ भी करेगा चलेगा। हाँ यार, मुझे ये नहीं पता कि अगर बाइक के लिए हमने एज डिसाइड की है, मैरिज के लिए एज डिसाइड की है, तो ये सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिए कोई एज क्यों डिसाइड नहीं की गई? काश की गई होती तो मैं अभी से बन चुका होता। क्योंकि सोशल मीडिया आपको पता होता है, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी ये है, वो थोड़ा हमें ट्रैक पर से हटा देता है।
मुझे भी अभी रील देखने का मन करती है। नहीं देखनी। चांद वाला अटेम्प्ट है। क्वालिफिकेशन ही आपको पसंद आ चुका होगा। पसंद नहीं, समझ आ चुका होगा। क्वालिफिकेशन भी कौन सी है? वे रिक्वायर्स ऑफ अ पर्सन टू बी साउंड माइंड। अच्छा हाँ, क्वालिफिकेशन है सुन के ये मत बोलना। कोई बात नहीं, मेरे चाचा का लड़का है, 7 ईयर का है, 7 ईयर का है, मैं उससे बोल दूंगा कि भाई तू जा वो वाले शॉपिंग सेंटर से 5 पार्ले जी या फिर कोई भी बिस्किट लेकर आ। उससे बोलना मैं पैसे अपने पापा से, सॉरी, अपने बड़े वाले भाई से ले लूंगा। 5 बिस्किट लेके हम दोनों ने पार्टी की, जम के कोको कोला वगैरह पी ली। बाद में उस दुकानदार ने पैसे मांगे कि वो तेरा भाई छोटा वाला आया था ना, उसने बोला कि तू उनके पैसे दो देगा। ओ, एक मिनट, मैं अपना कॉल कलेक्ट करके आपको सेकंड लेक्चर में फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, तो थैंक यू।